गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत कंपनी के बैलेंस शीट को स्टडी करने का काम करेंगे कि कंपनी किस प्रकार से अपने बैलेंस शीट को बनाने का काम करते हैं। तो वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। पसंद आए बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों अब हम लोग स्टडी करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने का काम कीजिएगा। जब कंपनी अपने बैलेंस शीट को बनाती है तो वो बनाती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार, यानी कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा गया है वो किसके अंतर्गत दे रखा गया है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार कंपनी ने जब अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रखा तो उन्होंने लायबिलिटी साइड को 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने लायबिलिटी साइड को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। पहला, उन्होंने एक को इक्विटी के अंतर्गत रखा तो दूसरे को उन्होंने लायबिलिटी के अंतर्गत रखा। एक को उन्होंने इक्विटी के अंतर्गत रखा तो दूसरे को उन्होंने किसके अंतर्गत रखा? लायबिलिटी के अंतर्गत रखा। अगर इक्विटी के अंतर्गत भी रखा तो उन्होंने इक्विटी को भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक को उन्होंने कहा शेयर होल्डर फंड, एक को उन्होंने क्या कहा? शेयर होल्डर फंड कहा, और दूसरे को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी उन्होंने इक्विटी को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांटा। एक को उन्होंने शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत रखा और दूसरे को उन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को रखा। उसी प्रकार अगर लायबिलिटी को देखा जाए तो लायबिलिटी को भी इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांटा। एक को उन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी माना तो दूसरे को उन्होंने क्या माना? करंट लायबिलिटी माना। तो यहाँ पर बातें आती है बच्चों कि इक्विटी कहा किसे जाता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, पहले समझने का काम कीजिएगा बच्चों इक्विटी के बारे में कि इक्विटी है क्या। कहा गया है कि अगर जो शेयर होल्डर से या कंपनी के ओनर से बिलोंग करता है या जिसे आप रिफंड नहीं करते हो, लौटाने का काम नहीं करते हो, जिसके मनी को आप लौटाने का काम नहीं करते हो कंपनी के लाइफ टाइम में, तो उसे कहा जाता है इक्विटी। उसे क्या कहा जाता है? इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी के अंतर्गत पहला उन्होंने रखा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी फंड जो कंपनी के ऑनर से रिलेटेड होता है, कंपनी के ऑनर का होता है या कंपनी के ऑनर के अधिकार होते हैं, तो वैसे फंड को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। शेयर होल्डर फंड में भी उन्होंने कितने सब डिवीजन हेड बनाए? पहला उन्होंने शेयर कैपिटल कहा, दूसरा उन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस रखा और तीसरा उन्होंने क्या रखा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब यहाँ पर बातें आती है कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि कैपिटल यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उससे जो भी वो अमाउंट रिसीव करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर के अंतर्गत हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत हो, उससे जो भी वो अमाउंट रिसीव करते हैं जिससे उनका कैपिटल बनता हुआ चला जाता है, शेयर का कैपिटल बनता हुआ चला जाता है, क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल कहलाता है। यानी शेयर कैपिटल के अंतर्गत कंपनी किसे शामिल की गई है? जितने भी प्रकार के इक्विटी शेयर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो वो सारे के सारे क्या किसके अंतर्गत शो किए जाते हैं? शेयर कैपिटल के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई फॉरफीचर किया गया है या कॉन्सेल एरियर हुए हैं उसे भी किसके अंतर्गत रखा गया है? शेयर कैपिटल के अंतर्गत। यानी शेयर से रिलेटेड अगर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे शेयर कैपिटल में शामिल किए जाते हैं। उसी प्रकार सेकेंड आपके आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कि कंपनी के द्वारा अपने प्रॉफिट से जो भी रिजर्व बनाया
जाते हैं, चाहे वो आपके जनरल रिजर्व हो या अगर किसी प्रकार के कंपनी के द्वारा कोई कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है या किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जाता है, तो वो सारे किसके अंतर्गत रखा जाते हैं? रिजर्व के अंतर्गत। यानी रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व आ जाएंगे, रिजर्व फंड आ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व आ जाएंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ जाएंगे। ये सारे कहाँ शो कर दिए जाएंगे? रिजर्व में। सरप्लस के अंतर्गत कंपनी अपने प्रॉफिट को और साथ ही साथ कंपनी जो शेयर्स इशू करने से, शेयर जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो प्रीमियम का जो अमाउंट रिसीव करती है उसे वो किसके अंतर्गत करती है? सरप्लस के अंतर्गत करती है। क्योंकि कंपनी कहती है कि ये अमाउंट मेरा क्या है? कंपनी ये कहती है कि ये अमाउंट सरप्लस है जो मुझे शेयर इशू करने पर मुझे मिला है, तो ये किसके अंतर्गत शामिल कर दिए जाते हैं? सरप्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि सरप्लस के अंतर्गत प्रॉफिट और कंपनी के शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपके आते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर वारंट होता क्या है? शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर शेयर वारंट के होल्डर कंपनी से इक्विटी शेयर खरीदने का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इसके बेस पर अगर कंपनी कोई अमाउंट रिसीव करती है, शेयर वारंट के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई अमाउंट रिसीव करती है, तो उसे कंपनी किसके अंतर्गत शो करती है? उसे शो करती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सिंपल सा मतलब है बच्चों कि शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर वारंट ले रखा है उसे कंपनी ये अधिकार देती है कि आप कंपनी से इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। तो उससे जो अमाउंट कंपनी को मिलता है वो किसके अंतर्गत रिसीव किए रहते हैं? कंपनी इसे रखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, क्योंकि इसका अभी तक अलॉटमेंट, शेयर का अलॉटमेंट नहीं हो रखा होता है। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट यानी ये ऐसा मनी है जो अभी तक कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन का मनी तो रिसीव कर लिया है लेकिन शेयर होल्डर को अभी तक ये अलॉटमेंट शेयर नहीं किया है। तो चूंकि कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर चुके हैं तो क्या उसे वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं? नहीं बच्चों, शेयर कैपिटल में तब ट्रांसफर किया जाता है जब अलॉटमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि अभी तक शेयर का अलॉटमेंट नहीं है बल्कि अलॉटमेंट अभी पेंडिंग ही है, लेकिन कंपनी ने शेयर कैपिटल के मनी को क्या कर चुके हैं? रिसीव कर चुके हैं। तो उनके लिए कंपनी ने एक सेपरेट हेड बना रखा है जिसके अंतर्गत उसे शो करते हैं और वो हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझने का काम कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं कि कंपनी ने 2 मार्च को शेयर इशू किया और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होता है वो 31 मार्च को होता है। 2 मार्च को उन्होंने शेयर इशू किया लेकिन अलॉटमेंट का जो डेट रखा कंपनी ने नेक्स्ट ईयर को रखा, वो भी 3 अप्रैल को रखा। क्योंकि 31 मार्च तक कंपनी जो शेयर इशू किए हैं तो उस सिचुएशन तक इन्होंने 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक क्या शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया होगा या नहीं किया होगा? हाँ सर जी। तो जब 31 मार्च तक उन्होंने शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया है लेकिन क्या अभी तक अलॉटमेंट किया है? नहीं, अलॉटमेंट तो नेक्स्ट ईयर को होंगे, 10 अप्रैल को होंगे। तो 31 मार्च तक जो वो अपने शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर चुके हैं लेकिन अभी तक अलॉटमेंट पेंडिंग है तो उसे कंपनी किसके अंतर्गत शो करती है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट के अंतर्गत। अब उसी प्रकार लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो लायबिलिटी के अंतर्गत उन्होंने कितने भागों में बांटा है? एक नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत उन्होंने पहला क्या रखा है? उन्होंने रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या होता है?
सिंपल में समझिएगा, जब फंड के रूप में कोई भी आप लोन लेते हो या जब आप लोन किसी भी प्रकार से फंड के रूप में बोरो करते हो तो ये कहलाता है बच्चों बोरोइंग। और जब ये बोरोइंग आपका पीरियड 1 साल से अधिक के होते हैं, यानी लौटाने का काम आप जब 1 साल के बाद करते हो, 2 साल 4 साल 5 साल तक करते हो, तब ये कहलाते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंतर्गत आप लॉन्ग टर्म लोन को और डिबेंचर्स को रखने का काम करते हो। सेकंड जो आते हैं वो आपके आते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये हेड आपको यूज के लिए नहीं है, फिर भी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये बातें समझिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब वो प्रॉफिट पर टैक्स लगाते हैं तो वो अपने एक्ट के अंतर्गत लगाते हैं, और जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है वो अपने अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए अर्न करती है। तो अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट आता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो प्रॉफिट अर्न होते हैं, दोनों के बीच में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी डिफरेंसेस को कहा जाता है डिफर्ड टैक्स। इसी डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है, डिफर्ड टैक्स। अब ये टैक्स आपके ऊपर लायबिलिटी के रूप में भी बन सकते हैं और आपके ऊपर एसेट के रूप में भी बन सकते हैं। यानी फ्यूचर में अगर इसे आपको पे करना होगा तब वो आपके लायबिलिटी हो जाएंगे, और जब आपके फ्यूचर में इसे मिलने का काम करेंगे, इस पर आपके अधिकार आ जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, आपके एसेट बन जाएंगे। जैसे डिप्रिसिएशन को अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत डिप्रिसिएशन के रेट अलग होते हैं, और अकाउंटिंग के अंतर्गत जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसके रेट अलग होते हैं, और उसके बेस के आधार पर जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार प्रॉफिट अलग आ जाएगा और अकाउंटिंग के अंतर्गत प्रॉफिट अलग आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आते हैं वही आपके कहलाते हैं डिफर्ड टैक्स। ये लायबिलिटी के रूप में भी बन सकता है और एसेट के रूप में भी बन सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आपके आते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक और देख लेते हैं हम लोग बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कहता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन किसे कहते हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाया गया, जैसे एम्प्लॉई के लिए, अगर एम्प्लॉई बेनिफिट के अंतर्गत जैसे आप किसी बिजनेस में देखते होंगे, एम्प्लॉई के लिए प्रोविडेंट फंड से अमाउंट काट के अलग रख दिया जाता है और इसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट करेंगे या एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार से बिजनेस से हटाया जाता है तो ये उनको दे दिया जाता है। तो कंपनी इनके लिए जो प्रोविजन बनाती है, क्या वो शॉर्ट टर्म बनाएंगी? नहीं सर जी, ये कौन सा प्रोविजन हो जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाता है। और जब लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाते हैं तो ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, उसी को लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई लायबिलिटी बच जाता है तो वो आपके किसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका नॉन करंट लायबिलिटी। अब आगे देखेंगे करंट लायबिलिटी। जैसे आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं जो 1 साल के बाद पे किया जाता है, लेकिन अगर विद इन 1 ईयर अगर आपको जो फंड लेते हैं उसका पेमेंट करना होगा तब वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तब वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार ट्रेड पेबल तो आपको पता होगा कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल को इसमें शामिल किया गया है। आगे अगर देखा जाए तो अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अगर किसी प्रकार का कोई प्रपोज डिविडेंड आप लोगों को बनाया गया है, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रपोज डिविडेंड है तो वो किसके अंतर्गत रखा गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। या कोई ऐसा प्रोविजन जो विद इन 1 ईयर क्रिएट किया गया है,
वो भी किसके अंतर्गत रखा गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है। और अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत जैसे आउटस्टैंडिंग आपके सैलरी हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग आपके रेंट हो जाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बच्चों ये था आपके लायबिलिटी साइड के है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों एसेट साइड का, लेकिन बच्चों याद रखिएगा ये मेरे पास स्पेस कम के कारण मैंने इसे दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया, आपको इसी पर कंटिन्यू करना होगा। सेकेंड हेड के अंतर्गत आते हैं एसेट। एसेट को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक को नॉन करंट एसेट के अंतर्गत और एक करंट एसेट के अंतर्गत। अब यहां पर आते हैं नॉन करंट एसेट के अंतर्गत क्या कहा जाता है। नॉन करंट एसेट के अंतर्गत उन्होंने पहला रखा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब आप लोग बच्चों जानते हो, बिल्डिंग हो जाते हैं, इक्विपमेंट हो जाते हैं, ये सारे हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट। इसके अंतर्गत पहला क्या है, टैंजिबल, यानी टैंजिबल के अंतर्गत जो भी आप ऐसे एसेट जिसे आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे बिल्डिंग हो गए, जैसे मशीनरी हो गए, जैसे प्लांट हो गए, जैसे इक्विपमेंट हो गए, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, टैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है लेकिन जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, जैसे गुडविल हो जाते हैं, जैसे पेटेंट हो जाते हैं, जैसे कॉपीराइट हो जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनटैंजिबल एसेट के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर देखा जाए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो अभी काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो अभी काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन पर है, जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे हैं जिसका अभी तक निर्माण हो रहा है लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत। और उसी प्रकार अगर नेक्स्ट हेड देखा जाए तो इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत किसे रखा गया है, जैसे वैसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे अभी तक आप डेवलप कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट अभी नहीं बन पाया है, तो वैसा इंटेंजिबल एसेट जो अभी डेवलपमेंट हो ही रहे हैं उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत। और नेक्स्ट आया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ये वैसे आइटम्स होते हैं जो आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, यानी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हो, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत उसे रखा जाता है। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, मैंने इसे बता दिया। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जैसे यहाँ पर समझिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोन लेने का काम करते हैं लंबे समय के लिए, तो वो तो हमारी लायबिलिटी हो जाता है, क्लियर। अगर इसी प्रकार से हम किसी को लोन देने का काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या वो हमारे लिए एसेट हो जाएंगे, हाँ। तो ऐसे कोई भी लोन एंड एडवांसेस जो लंबे समय के लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है वो हमारे क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और अदर करंट एसेट के अंतर्गत इसके अलावा जो भी बच जाएंगे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नॉन करंट एसेट के अंतर्गत, वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट के अंतर्गत। और नेक्स्ट आपका आता है बच्चों करंट एसेट। करंट एसेट जिसका आप विद इन 1 ईयर आप कैश में उसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके अंतर्गत करंट इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से अधिक के लिए है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर विद इन 1 ईयर में उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड रिसीवेबल, यानी इसके अंतर्गत डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल को शामिल किया गया है, यानी डेटर्स और बिल रिसीवेबल को इसके अंतर्गत रखा गया है। इन्वेंट्री जिसे स्टॉक करते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताने की जरूरत नहीं, कैश, बैंक, बैंक ड्राफ्ट। आगे फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर लंबे समय के लिए है तो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए दिया गया विद इन 1 ईयर आप उसे कैश में रिसीव कर सकते हो, विद इन 1 ईयर आप उसे अमाउंट उससे आप रिसीव कर सकते हो, तो वो क्या आ जाएंगे आपके लोन एंड एडवांसेस। और इसके अलावा जो बच जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अदर करंट एसेट। और इस प्रकार से बच्चों ये था आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में डिस्कस करने का काम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू बच्चों।